Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divan. You are at the right place if you want to know about the science of class 8th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और लास्ट की क्लास में हमने सेल स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था और हमने इसका एक पार्ट स्टडी किया था. आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म हम लोग देख लेते हैं. साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन the jelly like substance present inside the cell membrane is called as a cytoplasm. जो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो अपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन था, उसमें जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है इस पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर. जो आप देख सकते हैं ये येलो वाला पोर्शन जो है पूरा हमारा जो जेली लाइक सब्सटेंस है, इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. अब जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, जो भी आप पार्ट्स इसमें देख सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सेंट्रोजोम हो गया, हमारे लाइजोसोम्स हो गए, वैक्यूल हो गए, जितने भी हमारे गोल्जी बॉडीज हो गए, गोल्जी अपरेटस हो गए, ये जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं ये सब हमारे जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. मीन्स जो सेल हमारा होता है उसमें जो आउटर हो गया वो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, और बीच में जो जितना भी हमारा लिक्विड टाइप सब्सटेंस या जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. और इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ये सारे हमारे प्रेजेंट होते हैं. अब इसमें नेक्स्ट में यही बताया गया है कि जो भी हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे मेन जो हो गए वो माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. वैक्यूल्स हो गए, राइजोसोम्स हो गए, गोल्जी बॉडीज हो गए, एक्सेट्रा. और जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं ये सारे प्रेजेंट हैं. many importance of the cell takes place in the cytoplasm. और बहुत सारे जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है वो सारी इसी के अंदर ही एग्जिस्ट करती है. इसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियस. जो सेंटर वाला पार्ट हमारा सेल में होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड इट स्फेरिकल इन शेप. न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज लाइक प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिविजन. जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल का. जो मेन पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस ही होता है. और जितनी भी हमारी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस, किस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल का जो हमारा डिवीजन होता है, जब हमारा एक सेल उसका ग्रोथ होता है, फर्दर उसका दो में डिवीजन होता है, वो भी इसी न्यूक्लियस के ही हेल्प से होता है कि न्यूक्लियस हमारे आपस में डिवाइड हो जाते हैं और दो न्यू सेल्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं. The nucleus remains surrounded by the membrane called as a nuclear membrane which separated from the cytoplasm. अब मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है और उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो इस साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस है, इससे जो चीज़ हमारे न्यूक्लियस को सेपरेट करती है वो हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. ठीक है. मीन्स ये जो न्यूक्लियस के आउटर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. This membrane is also porous in nature and allows regular movement of the substance or the material between the cytoplasm and the nucleus. अब जो ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ये भी हमारी कैसी होती है? पोरस होती है. पोरस मीन्स हम कह सकते हैं इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं. जब पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो जो भी हमारे मतलब नेसेसरी, हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे नेसेसरी मटेरियल से सब्सटेंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में इंटरचेंज हो सकते हैं. मीन्स उनका मूवमेंट इजीली पॉसिबल होता है. Dependence upon the presence or the absence of the nucleus membrane, organs can be classified as prokaryotic और eukaryotic. और अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हमारे ऑर्गन्स में, किस में प्रेजेंट होती है, किस में नहीं प्रेजेंट होती है, ये आगे फर्दर हमारे दो
सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, एक हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब कुछ में तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रॉपरली प्रेजेंट होता है और कुछ में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होता है। यही फर्दर हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिवाइड होते हैं। अब हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। द सेल्स हैविंग द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन विदाउट अ प्रॉपर न्यूक्लियस, वो सेल जिसमें हैविंग द न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल भी होता है, जो भी न्यूक्लियस के हमारे पार्ट्स होते हैं वो सारे ही चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। उन सेल्स में जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हमारे बैक्टीरियल सेल हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, इन सब में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद हमारा आता है यूकैरियोटिक सेल्स, द सेल्स ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द ऑर्गेनिज्म एंड हैव द न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दीज आर कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स हमारे वो सेल्स होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इस बेसिस पे हम सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से सेल्स हमारे प्रोकैरियोटिक है और कौन से सेल्स हमारे यूकैरियोटिक है। There is a small spherical body in the nucleus which is called as a nucleolus. अब न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं तो हम इसमें स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोल्स के साथ साथ कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो कि क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं, जीन्स कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। अब जो जीन्स हमारे होते हैं उनमें सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है सेल मतलब जिससे मतलब जो सेल होता है वो जितने भी अपने फंक्शनिंग्स करता है उसको फंक्शनिंग करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो सारी हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, जीन्स में प्रेजेंट होती है। The chromosome present inside the nucleus are visible only when the cell divides। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब हमारे सेल्स का आपस में डिवीजन होता है। तो हम ये मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम सेल लेते हैं तो सेल के अराउंड जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के जब हम अंदर आते हैं तो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के साथ साथ सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस किस में कैसे प्रेजेंट है, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होता है। देखो न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट होगा पर जो न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो सब में नहीं होगी। जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मीन्स प्रेजेंट नहीं है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। मतलब वो सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है वो प्रोकैरियोटिक हो गया, और वो सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली प्रेजेंट होती है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो ये तो हमारा न्यूक्लियस तक बात आ गई। अब न्यूक्लियस की जब हम अंदर आ जाते हैं तो ये हमारे न्यूक्लियोल्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उन क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो कि सारी ही वाइटल इंफॉर्मेशंस कैरी करते हैं जो कि किसी भी सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो ये हमारा पूरा हो गया सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में देख लेते हैं कि इन ह्यूमंस देयर आर सेट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एमंग्स दीज देयर आर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इसमें हमारे 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर ऑफ हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। This particular set of chromosomes determines whether the newborn will be a baby and will be a boy or a girl। और जो हमारे ये सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा न्यू बॉर्न होगा वो एक बॉय होगा कि गर्ल होगा। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। They control the transfer of the hereditary feature from one generation to another। अब जो भी हेरिडिटरी फीचर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो
न्यू बॉर्न्स होते हैं वो अपने फादर के जैसे दिखेंगे कि मदर के जैसे दिखेंगे, उनके कौन कौन से फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, ये किस चीज़ क्या डिसाइड करता है, जीन्स जो होते हैं, जो जीन्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, वो ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि जो न्यू बॉर्न है, जो न्यू जनरेशन तक जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही है, मीन्स पेरेंट्स से न्यू बॉर्न में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आइज़ आइडेंटिकल हो गई, हेयर्स आइडेंटिकल हो गए, फेस आइडेंटिकल हो गया, तो ये सब चीज़ें जीन्स पे डिपेंड करती हैं कि कौन सी जीन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारी आइडेंटिकल है हमारे पेरेंट्स और चिल्ड्रंस में। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स रिजल्ट्स इन द डिफरेंट फीचर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। वही चीज़ है कि डिफरेंट जीन्स जो होते हैं फादर के अलग होते हैं, मदर के अलग होते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं तो डिफरेंट जीन्स आपस में कंबाइन करते हैं और कुछ डिफरेंट फीचर्स हमारे ऑफस्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो सिमिलर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गेनल्स में हमने कुछ पार्ट्स पे डिस्कस किए थे, तो अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल दैट हैव द डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनल्स. They are found in the cytoplasm and the main organelles of the cells are as follows. अब जो भी हमारे सेल में लिविंग पार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिनका अपना डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और अपना खुद का एक डेफिनेट फंक्शन होता है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गेनल्स हमारे लिविंग पार्ट होते हैं सेल के, और कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज अ वैक्यूल. इट इज अ फ्लूइड filled spaced enclosed in the membrane. It stores the water, useful minerals, pigments and many other substances. वैक्यूल जो हमारा होता है ये हमारा फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, जहाँ पे मतलब फ्लूइड, जिस स्पेस में फ्लूइड पार्टिकल जो सब्सटेंस हमारा होता है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्या क्या चीज़ें स्टोर करता है, जैसे वाटर हो गया, यूजफुल मिनरल्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, बहुत सारे अदर सब्सटेंस वैक्यूल में हमारे स्टोर्ड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज लाइजोसोम. लाइजोसोम आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें मार्क्ड है लाइजोसोम. दे कंटेन केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड एज एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट द सेल. अब ये क्या करता है, ये हमारे केमिकल सब्सटेंसेस जैसे एंजाइम्स वगैरह हो गए, इसको ये हमारा क्या करता है, कंटेन करता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. इन्हें हम लाइजोसोम्स जो होता है इन्हें हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स भी कहते हैं. क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. क्यों इन्हें सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इमरजेंसी पड़ती है तो ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको पूरी तरीके से बर्स्ट कर देते हैं. जब सेल की बर्स्ट करने की सिचुएशन आती है, किसी बॉडी में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे सेल की बर्स्टिंग एसेंशियल होती है, तो वहाँ पे ये जो लाइजोसोम्स होते हैं जिन्हें हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं, वो वैसी इमरजेंसी पड़ने पे अपने आप को बर्स्ट कर देते हैं और ये सेल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द लाइजोसोम्स आर कॉल्ड एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स, तो इसका सिंपल आंसर है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन बर्स्ट एंड डिस्ट्रॉय द सेल. अब मेन क्या होता है, ये हमारे केमिकल सब्सटेंस कंटेन करता है जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, जो कि सेल को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो ये वाला पार्ट हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज अ नेटवर्क ऑफ टेब्यूल्स एंड चैनल एंड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल प्रोडक्ट्स. अब इस सेल में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, उनकी स्टोरेज के लिए ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है. ये हमारा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, एक चैनल टाइप का फॉर्म होता है जिसमें हमारा जो भी स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी हमारे सेल के प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम जो ये वाला पार्ट हमारा प्रेजेंट है,
It is present only in the animal cell. Its function is to इनिशिएट एंड रेगुलेट द सेल डिवीजन। ये जो हमारे होते हैं सेंट्रोसोम जो होते हैं ये सिर्फ हमारे एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इनका मेन काम जो ये होता है वो ये एक तरह से सेल डिवीजन का जो रेगुलेशन होता है, मींस एक सेल दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, सेल का जो डिवीजन होता है इसके लिए ये चीज़ हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे ये वाला पार्ट देख सकते हैं आप, राइबोसोम्स small granule structure scattered in the cytoplasm that act as a site of a protein synthesis। अब जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रियाज। माइटोकॉन्ड्रियाज जो होते हैं बेसिकली एक तरह से एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होते हैं, इसीलिए इन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, रॉड शेप्ड बॉडीज हम कह सकते हैं, विच एक्ट्स एज अ साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यही रीज़न है कि इन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्जी अपरेटस। जैसा कि देख सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ टेब्यूल्स, vessels and vacuoles and it is responsible for the secretion of the chemical substances such as enzymes, hormones and proteins। गोल्जी अपरेटस जो होते हैं ये भी हमारे टिब्यूल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे एंजाइम्स को सेक्रीट करने में और हार्मोन्स को और प्रोटीन्स को सेक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब हम लोग छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल पढ़ लेते हैं। प्लांट सेल्स have an definite layer outline outside the cell membrane which is known as a cell wall। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और उनके अराउंड भी एक और कवरिंग होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल हैज अ लार्ज वैक्यूल विच ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द सेल। जो प्लांट सेल होता है उसमें जो वैक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा, उसका शेप जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है जो कि हमारे सेल में मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इफ़ वी ऑब्जर्व द एनिमल सेल वी कैन सी वेरी स्मॉल वैक्यूल्स। तो इससे एक छोटा सा डिफरेंस भी हमारा निकल के आता है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत लार्ज होता है और एनिमल सेल में जो होता है वो बहुत ही हमारा स्मॉल्स होते हैं। डिफरेंट कलर बॉडीज रिमेन्स स्कैटर्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। They are known as a plastids। Green color plastids are called as a chloroplast। They are green in color due to the presence of the pigment called as a chlorophyll। अब डिफरेंट कलर के जो हमारे डिफरेंट कलर के बॉडीज जो होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं। अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं। और उसमें ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट हमारे ग्रीन कलर के इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, हमारा ग्रीन होता है। These pigments are highly concentrated in the leaves and due to which the leaves appears to be green in color। अब ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट हमारा होता है ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो अभी हमारी लीव्स होती है वो हमें ग्रीन कलर में दिखाई देती हैं। क्लोरोप्लास्ट आर एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हमारे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं प्लांट सेल में क्योंकि इन्हीं की वजह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो हमारी अकर होती है। तो ये तो हमारा थोड़ा बहुत प्लांट सेल के बारे में हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इनके आपस का जो कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन में देख लेते हैं, प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, जो एनिमल सेल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में हमारे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि इसमें कोई ग्रीन कलर का सच पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। सेल हैज सिंगल लार्ज वैक्यूल। जो प्लांट सेल होते हैं इसमें एक सिंगल लार्ज बड़ा वैक्यूल होता है और वही अगर एनिमल सेल में देखें तो इसमें हमारे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बहुत लार्ज इन क्वांटिटी होते हैं। प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर होती है। इसमें कोई भी क्लोरोफिल जैसे सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते जैसे कि हमने अभी देखा, इसलिए यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर नहीं करती है।
इसमें हमारा सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में हमारा सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ क्या होता है। एज अ नेम सजेस्ट करता है सेल का जो अगर ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद उनका आपस में दो पार्ट्स में डिवीजन हो जाना। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज, अपने एक साइज को रीच करने के बाद द सेल डिवाइड्स इनटू द टू बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की प्रोसेस से जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वापस में सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग दो पार्ट्स में दो इंडिविजुअल सेल फॉर्म हो जाते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसी प्रोसेस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक से दो सेल बनते हैं, दो से हमारे चार बनते हैं, और इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन ऑल्सो रिप्लेसेस द डेड और डैमेज सेल्स विद न्यू वंस एंड हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीलिंग वूंड। और जो वूंड वगैरह कहीं हो जाती है, जो भी हमारे डैमेज सेल्स हो जाते हैं, उनको न्यू सेल्स हमारे रिप्लेस कर जाते हैं, और इसी वजह से वो जो हीलिंग हो जाती है, वूंड की जो हीलिंग होती है, वो हमारी इजीली टेक प्लेस कर लेती है। तो ये हमारा हो गया सेल डिवीजन और ग्रोथ के बारे में। तो फिलहाल सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर में बस इतना ही था। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस चैप्टर में इन केस कोई भी डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। और अभी तक टोटल 3 पार्ट्स डिस्कस किए गए हैं। आज के ये लास्ट क्लास था, और इसी के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है सेल डिवीजन एंड फंक्शन का, ये इसी के साथ एंड अप होता है। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख कर अपने डाउट्स क्लियर आउट करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।